नमस्कार साथियों, मैं अशोक चौधरी और आप सभी का इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रिजेश गिंटाला पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम खम्मा गणी। आज जो है हम मैथ्स का एक छोटा सा चैप्टर देखेंगे और चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं, एलसीएम को हम कहते हैं वह है छोटी से छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो, भाग पूरा पूरा जाता हो। कहने को तो हम कहते हैं वह है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन ये दिखने में संख्या कैसी होती है? बड़ी होती है। बड़ी इसलिए होती है कि इस संख्या से बड़ी, इस संख्या से छोटी कोई संख्या नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको कहा कि 3, 4 और 5 का एलसीएम, आप कहेंगे सर 3, 4 और 5 के एलसीएम की बात करते हैं तो 3, 4, 5 का एलसीएम आता है 60। कितना आता है? 60। इसका मतलब 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है, यानी 60 से जो है छोटी कोई संख्या नहीं है, 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। इससे बड़ी हो सकती है, 60 से बड़ी हो सकती है, 60 से बड़ी 120 हो सकती है, 240 हो सकती है, 180 हो सकती है। तो 60 से बड़ी तो हो सकती है, लेकिन 60 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती। सबसे छोटी संख्या ये 60 ही है जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाता है। इसलिए एलसीएम को हम कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हूं। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जिसका दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाता हो, पूरा पूरा जाता हो। यानी कि एलसीएम के अंदर तो संख्याओं का भाग जाना चाहिए। एलसीएम के अंदर तो किसका भाग जाना चाहिए? आप कहेंगे सर जो एलसीएम आता है उस एलसीएम के अंदर तो जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का भाग जाना चाहिए। और एचसीएफ की बात करता हूं तो यहां जो संख्याएं होती है उन संख्याओं के अंदर किसका भाग जाना चाहिए? एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। तो कहने में ये बड़ी से बड़ी होती है, लेकिन वास्तव में ये संख्या क्या होती है? छोटी होती है। जैसे आपको कहा 12 और 15 का एचसीएफ, 12, 15 का एचसीएफ, तो आपने कहा सर 12 और 15 का एचसीएफ की बात करते हैं तो 12 और 15 का एचसीएफ जो आता है वो एचसीएफ आता है 3। 12 और 15 का एचसीएफ कितना आता है? 3 आता है। 12 और 15 का एचसीएफ जो है वो कितना आता है? 3। इसका मतलब 3 से कोई बड़ी संख्या नहीं है। इस 3 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसका इनमें भाग जाता हो। 3 से सर छोटी, तो 3 से छोटी 1 हो सकती है। ठीक है, तो यहां इससे छोटी संख्या जरूर हो सकती है, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होती है। और इसके अंदर जो है इससे छोटी कोई नहीं होती, बड़ी जरूर हो सकती है। इसलिए इनको बोला जाता है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। छोटी से छोटी बोला जाता है मतलब सबसे छोटी वही होती है, उससे छोटी कोई संख्या नहीं होती। और बड़ी से बड़ी इसलिए बोला जाता है कि सबसे बड़ी संख्या वही होती है, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती। ट्यूशन की बात करते हैं। जैसे आपको कहा है 280 और 735 का महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक यानी मैसेप, और मैसेप क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मैसेप जो है वो हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? तो दो तरीके हैं महत्तम समापवर्तक का। एक तरीका तो है कि इनके गुणनखंड कर दीजिए, इनके क्या कर दीजिए? गुणनखंड कर दीजिए।
तो गुणनखंड करते हो तो यहाँ इकाई का अंक 0 है, यानी 2 का भाग जाएगा 140 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 70 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 35 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 7 बार, और फिर 7 का भाग जाएगा 1। ठीक है। सबसे डीप अगर पहला तरीका है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इनके क्या करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। देखिए अब यहाँ 7 और 3 10 5 15, यानी 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 13, 4 3 12, 1 बच गया, 5 3 15। ठीक, 5 4 9 2 11, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग दोगे, 5 चौके 20, कितना बच गया 4, और 9 पंजे 45, 7 का भाग जाएगा, 7 सत्ता 49, 7 का भाग गया 1। ये इसके जो है फैक्टर आ गए। ये क्या है, गुणनखंड है। 280 के तो क्या गुणनखंड आए, तो आपने कहा सर 280 का गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, इसी प्रकार से 735 के जो गुणनखंड आए, वो 735 का गुणनखंड आया सर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो, अभी तो हमने गुणनखंड निकाले हैं, हमने एचसीएफ और एचसीएफ नहीं बात की। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखिए। एचसीएफ ज्ञात किया जाता है कि इन दोनों के अंदर कौन सा अंक कितनी बार उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, कौन सा अंक कितनी बार उभयनिष्ठ है। तो यहां देखो, इसके अंदर 2 आ रखा है लेकिन इसमें 2 नहीं आ रखा है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा। तो यहां 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 एक बार है, इसमें भी 5 एक बार है, तो 5 ले लेंगे। इसमें 7 एक बार है लेकिन इसमें 2 बार है, तो कॉमन कितनी बार है, 7, एक बार कॉमन है ना। दोनों में कॉमन कॉमन कितनी बार है वो देखना है। इसमें 2 आ रखा है लेकिन इसमें 2 नहीं आ रखा है, तो 2 नहीं लिया जाएगा। इसमें 3 आ रखा है लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा है, तो वो भी नहीं लिया जाएगा। इसमें 5 एक बार है, इसमें भी 5 एक बार है, तो एक बार लिख दिया। इसमें 7 एक बार है, इसमें 7 2 बार है, लेकिन कॉमन कितनी बार हुआ, एक बार। इन दोनों का जो आपका एचसीएफ आया, वो एचसीएफ कितना आया, 35। महत्तम समापवर्तक जो आया, वो महत्तम समापवर्तक कितना आया, 35। लेकिन अगर यहीं पे आपको एलसीएम निकालना होता, तो आप क्या करते कि सारी चीजें लिखी जाती है। 2 अधिकतम कितनी बार है, 3 बार। 5 अधिकतम कितनी बार है, 1 बार। 7 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। तो इन सब को लिखते, वो हो जाता है एलसीएम। और एचसीएफ में क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। दूसरा तरीका यह है भाग विधि। दूसरा तरीका है भाग विधि। भाग विधि के अंदर 280 और 735, तो आपको छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना। तो 280 का जब आप भाग दोगे, 28 या 84 तो ज्यादा हो जाता है, 28 दूनी 56, यानी 560, 2 बार भाग। अब 560 इसमें से घटाओ, तो 0 घटाया 5 में से 5, 13 में से 6 घटाया 7, यहाँ क्या हो गया, एक हासिल का लिया तो 6, 6 में से 5 गया 1, 175 शेषफल आया। जो शेषफल आया, उस शेषफल का पहले वाले आपके भागफल में भाग देना है। जो शेषफल आया, उस शेषफल का पहले वाले भागफल में भाग देना है। जो शेषफल आया, उस शेषफल का पहले वाले भागफल में भाग देना है। 175 आया, यहाँ पे 280, तो 175 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 175 इसमें से घटाओ, जब 175 घटाओगे तो कितना बचेगा, 105 बच, कितना बच जाएगा, 105 बच जाएगा। अब क्या करना है, अब इस 105 का जो है भाग लगाना है फिर से, किसमें, पहले वाले भागफल में, भाजक के अंदर, है ना। भाजक के अंदर भाग देते रहना है। पहले इसका भाग दिया 560, 2 बार गया, ये भागफल हो गया, ये भाजक हो गया। फिर जो शेषफल बचा, उस शेषफल का पहले वाले भाजक में भाग देना है, यानी 175 का भाग दिया 280, एक बार गया, कितना बच गया, 105 बच गया। अब इस फिर शेषफल का भाजक में भाग दिया, एक बार गया, और एक बार गया तो कितना बच गया, 70 बच गया। अब इस 70 का भाग देना किसमें, पहले वाले भाजक में। 70 का भाग दिया 105 में, कितनी बार गया, एक बार, कितना बच गया, 35। और अब इस 35 का आपको भाग लगाना है किसमें, इससे पहले वाले भाजक में। तो 35 का भाग दोगे 70 में, पूरा पूरा जा रहा है,
इसका मतलब लास्ट में जिस संख्या का भाग चला जाता है, लास्ट में जिस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वही हमारा HCF होता है। जिस संख्या का लास्ट में पूरा पूरा भाग चला जाता है वही क्या कहलाता है, HCF होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक कितना आया, 35। बात क्लियर, ये भाग विधि है और ये जो है ये हम कहते हैं गुणनखंड विधि। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26, 91, 117 का में से निकालो। में से यानी महत्तम समापवर्तक, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो गुणनखंड विधि अपनाते हो, तो इसका गुणनखंड होता है 2 गुणा 13। कितना होता है, 2 गुणा 13। 91 का गुणनखंड करते हो तो 7 गुणा 13, और 117 का गुणनखंड करते हो तो होता है 3 गुणा 3 गुणा 13। 3 गुणा 3 गुणा 13, ये गुणनखंड हो गए। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। एक तरीका तो सीधा आपको आ रहा है तो ऐसे निकाल लो, वरना जैसे गुणनखंड हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे भी आप गुणनखंड कर सकते। अब हमें HCF ज्ञात करना है। HCF मैंने क्या बोला था, HCF क्या होता है कि जो कॉमन आ रहा है, जो सब में अधिकतम कितनी बार कॉमन आ रहा है वही हमारा HCF होता है। तो 2 इसमें, इनमें नहीं है। 13 है, 13 तीनों में आ रहा है, 13 तीनों में आ रहा है, इसका मतलब 13। देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, तो इनका HCF कितना हो गया, 13 हो गया। HCF कितना हो गया, 13। दूसरा तरीका भाग विधि में देखो, 26 और 91 लिया तो 26 का भाग 3 बार गया, 26 या 78। अब 78 घटाओगे 91 में से, कितना बचा, 13 बच गया। अब इस 13 का भाग देना है किसमें, पहले वाले भाजक में। तो पहले वाला भाजक कितना है, 26। तो 13 दूनी 26, भाग पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो HCF आया वो HCF कितना आ गया, इन दो संख्याओं का HCF कितना आ गया, 26 और 91 का HCF कितना आ गया, 13। इस 13 का भाग दे लो तीसरी संख्या में, 13 9 117 होता है, यानी भाग पूरा पूरा चला गया, और भाग पूरा पूरा चला गया तो तीनों संख्याओं का HCF कितना हो गया, 13 हो गया। HCF कितना हो गया, 13 हो गया। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, 12, 30, 40 और 56 का LCM है ना, लघुत्तम समापवर्ती निकालो। LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां कैसे निकालते हैं, तो इनका या तो आप गुणनखंड कर लो, या सभी का एक साथ जो है आप गुणनखंड कर दीजिए। एक साथ गुणनखंड कर दो तो 12, 30, 44 और 56। अब इनका एलसीएम निकालना है तो 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 15 बार, 22 बार, 28। 2 का फिर से भाग जा रहा है 3 बार, 15 बार, 11 बार, 14 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 15 बार, 11 और 7। अब देखो फिर से 3 का 2, तो 3 का 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, 11 का 11, 7 का 7। फिर 5 का दे लो, 1 का 1 1, और यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 7। अब देखो 11 का और 7 का भाग दे लो, यानी 7 का 2 1 1, 11 1, और अब 11 का दे दो, ठीक है। सब में एक एक बार चल गया। तो इनको सारों को आपस में गुणा कर लो, इन सभी को आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 11 7 की 77, 77 को 5 से गुणा करोगे, 77 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो गया 385। 385 को 3 से गुणा करोगे, 385 को 3 से गुणा करे, 5 तरी 15 हासिल की 1, 8 तरी 24 एक 25 हासिल की 2, 8 3 तिया 9 2 11, 1155 आ जाएगा, है ना। और 1155 देखो, 77 गुणा 5, 7 पंजे 35 हासिल की 3, 7 पंजे 35, 3 385। 3 से गुणा करोगे, 5 तरी 15, 1 8 तरी 24 और 1 25, 2 3 तरी 9 2 1155। अब 1155 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, क्योंकि गुणा होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, तो 8 से गुणा करा दो। 8 से गुणा कराते हो तो 8 पंजे 40 हासिल के 4,
8 पंजे 40 और 4 44, 8 एकम 8 4 12 हासिल, 8 एकम 8 एक 9। आपका इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना होगा, 92 40 हो। एलसीएम कितना होगा, 92। क्या आपका आंसर हो। सर अब हम ऐसे कैसे पता करें, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में कैसे पता करें, तो यहां जो है आप ये देख लो कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 6 और यहाँ 0 है, इसका मतलब संख्या में कहीं ना कहीं इकाई का अंक 0 आना चाहिए। इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगला दे रखा है भिन्न का रूप है, ये लिखा है 3/4, 6/5 और 9/10, और इनका मैसेप है, यानी कि आपसे एचसीएफ पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई भिन्न दी हुई हो और उस भिन्न का एचसीएफ या एलसीएम पूछ रहा है, तो जो पूछा है वो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। और अगर एलसीएम पूछे, क्या पूछे, एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा और नीचे एचसीएफ हो जाएगा। जो चीज पूछी गई है वो ऊपर वालों की यानी अंश की निकालनी है, और बाकी दूसरी वाली चीज किसकी निकालनी है, हर की। यह तो हो जाता है एचसीएफ, क्या हो जाता है, एचसीएफ। और यहीं अगर एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम हो जाता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, बटा हर का। जो चीज पूछी गई है वो ऊपर वाले की यानी अंश की, और दूसरी वाली हर की। तो यहाँ एचसीएफ पूछा है, इसका मतलब 3 6 9 का एचसीएफ निकालते हो, 3 का फैक्टर हो जाता है 1 गुणा 3, 1 गुणा 6 का फैक्टर करते हो यानी गुणनखंड करते हो 2 गुणा 3, और 9 का फैक्टर करते हो तो 3 गुणा। इसका मतलब कॉमन क्या आ रहा है, तो सर कॉमन 3 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 3 6 9 का एचसीएफ कितना आया, 3 आया। नीचे लिखा है 4 5 और 20, 4 5 और 20 का आपको एलसीएम लेना है। तो 4 5 20 की एलसीएम की बात करता हूं, तो या तो जो आपको गुणनखंड बताया उस तरीके से निकालो, या जो बड़ी संख्या है वो खुद एलसीएम होगी, या उसका कोई गुणज एलसीएम होगा। तो यहाँ 10 है, 10 में 5 का भाग जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता, तो 10 का अगला गुणज, सर 10 का अगला गुणज 20 होता है, तो 20 में 5 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/20। यानी इस इन भिन्नों का जो एचसीएफ है, इन भिन्नों का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। और अगर यही एलसीएम पूछा होता तो हम क्या करते, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते। अब देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के जो है उप चैनल पे, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे अभी जो आपकी राजस्थान सरकार की जो भर्तियां हैं उन भर्तियों के लाइव बैच चल रहे हैं। ठीक है, और अभी जो है आपको नव ईयर्स के ऑफर के तहत जो है सभी कोर्सेज पे, अभी जो है सभी कोर्सेज पे, सभी जो कोर्सेज है ना, सभी जो कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के ऊपर जो है अप टू 80% का डिस्काउंट चल रहा है, 80% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। और उसके अंदर जो है आपको क्या क्या मिलेंगे, उसमें सर आपको लाइव क्लासेज मिलेगी, ई नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, और क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है, क्लास नोट्स जो टीचर पढ़ाता है उसकी पीडीएफ तो आप प्रिंट करवा सकते हो। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें आप टेस्ट दे करके अपना आंकलन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, वो जो है आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रत्येक टॉपिक वाइज, है ना। राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, राजस्थान जीके जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ये सभी जो है आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी।
ठीक है। अब ये जो है कॉम्बो बेच है, जिसके अंदर चतुश्रेणी, जेल प्रेरी, रोडवेज विभाग, जिसके अंदर आपके जो है चालक और परिचालक की भर्ती है, चालक और परिचालक की भर्ती है। और आप सेपरेट बैच चाहते हैं कि हमें तो सिर्फ जेल प्रेरी का तैयारी कर रहे हैं तो जेल प्रेरी का बैच चाहिए, या चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती कर रहे भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं उसका बैच चाहिए, या चालक परिचालक का बैच चाहिए, तो सेपरेट बैच भी आपको मिल जाएंगे, है ना। अलग अलग जो है अलग अलग बैच भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग बैच भी आपको मिल जाएंगे। कॉम्बो बेच आते हैं तो कॉम्बो बेच ले सकते हो, अलग अलग बेच रहना है तो वो भी। सर ये कोर्स परचेज कहां से करना है, तो प्ले स्टोर से जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ना। प्ले स्टोर से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उस पे आपको फिर क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में जो है ऑल कोर्सेज आएंगे, और उस ऑल कोर्सेज में जाकर आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसका कोर्स जो है आप परचेज कर सकते हैं। और अभी ध्यान रखना 3 जनवरी तक जो है, 3 जनवरी तक छूट चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है ना। आप देखते हो ना हर जगह कपड़ों का शोरूम वगैरह होता है, वहां पे डिस्काउंट चल रहा है, बाई वन गेट टू वाला, है ना। तो वैसे अभी यहाँ भी क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल 3 जनवरी तक, तो आप जो है कोर्सेज परचेज कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लेस से 60 तथा में से 5 है, यदि एक संख्या 30 हो तो बताओ दूसरी संख्या क्या है। यानी ये कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड। तो होता क्या है, होता यह है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लेसे और मेसे के गुणनफल के। तो यहां आप देखो, आपको दे रखा है कि एक संख्या कितनी है, 30 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और एलसीएम कितना दिया है, 60 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, 5 दिया। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये 30 उधर जाएगा यानी बट्टे में जाएगा, तो 30 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब आपकी जो दूसरी संख्या है वो 5 दूनी 10 हो, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बड़ा ही जो है अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, और कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगला देखो, दो संख्याओं का लसे तथा मैसे क्रमशः 84 और 21 है, यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन वैसा ही पूछ रहा है लेकिन थोड़ा सा बदल रहा है। अब क्या होता है कि जो अनुपात दिया होता है उस अनुपात को एचसीएफ से गुणा करा दो, अनुपात को किससे गुणा करा दो, एचसीएफ से, तो वो आपकी संख्याएं आ जाती है। तो छोटी और बड़ी संख्या पूछ रहा है, एचसीएफ कितना दिया है सर, 5 दिया है। इसका मतलब पहली और दूसरी संख्या की बात करूं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या की, तो क्या हो जाएगी, एचसीएफ कितना है, 21 है, तो इसका मतलब एक संख्या तो हो गई 21 और दूसरी संख्या हो जाएगी 84। यानी एक तो हो जाएगा 1 गुणा 21 बराबर 21, और एक हो जाएगा 4 गुणा 21 बराबर 84। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 84 है। बड़ी संख्या कौन सी है, 84 है। तो अब 84 है तो इनका एलसीएम लोगे तो 84 आ जाएगा, और एचसीएफ लोगे तो 21 आ जाएगा, और अनुपात 1:4 का बन जाएगा दोनों के अंदर। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योग 216 है, उनका में से 27 है, तो वे संख्याएं बताओ, वो संख्याएं बताओ क्या है। दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का योग जो है 216 दे रखा है, और उनका मैसेज जो है वो कितना है, 27 है। तो आपको पूछा है वे संख्याएं क्या है, संख्याएं बतानी है। क्या होगी वे संख्याएं, योग दिया है तो वो संख्याएं क्या होगी। चलो आपको टाइम दे रहे हैं, कमेंट करके बताओ क्या होगी वो संख्या। है ना,
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। यहाँ पे ना तो अनुपात दिया है ना कुछ और दिया है, कैसे करें? तो आप क्या कहेंगे कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो जब x और y है तो इसका मतलब इसको भी 27 से गुणा कर लो, क्योंकि मैंने अभी पीछे ही बताया था कि जो आपको दे रखा होता है उसको एचसीएफ से गुणा कर दो। इसका मतलब एक संख्या तो आ गई 27x और दूसरी संख्या है 27y, और इनका क्या दे रखा है? योगफल। तो इसका मतलब इन दोनों को योगफल यानी कि जोड़ लो। 27x प्लस 27y बराबर कितना आ जाता है? 216 आ जाता है। सर 216 आ गया। अब 216 आ गया, इसका मतलब आप यहां से 27 कॉमन ले सकते हो। तो क्या बच गया सर? x प्लस वाई बराबर 216। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आएगी आपके पास। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 216 में 27 का भाग दोगे तो ये लगभग लगभग 8 बार जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आया? 8 आया। x प्लस वाई बराबर 8 आया। तो इसका अब आगे क्या करना रहता है कि इस 8 के सह अभाज्य संख्याओं के गुणन, सह अभाज्य गुणनखंड करो। सह अभाज्य गुणनखंड। सर जब इसके सह अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके 8 के, तो 8 के सह अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? सह अभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब वह संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1। तो सर 8 के करते हैं, 8 का गुणनखंड या तो 1 और 7 आता है या फिर 3 और 5 आता है। क्या आता है सर? या तो 1 और 7 आता है या फिर 3 और 5 आता है। 1 और 7 आता है, इसका मतलब संख्याएं क्या हो जाएगी? तो आप कह दोगे एक संख्या हो जाएगी 27 गुणा 1 27, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 गुणा 7, और 27 गुणा 7 7 7 49, हासिल के 4 7 दूनी 14 और 4 18, 27 और 189। या फिर 27 गुणा 3, तो 27 गुणा 3 हो जाता है 81, और 27 गुणा 5, और 27 गुणा 5 हो जाता है 135। तो या तो वो संख्याएं क्या होगी? 27 और 189 होगी, या फिर 81 और 135 होगी। है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल वाला भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पे लाइव बैच चल रहा है, उससे जुड़ जाइए, वहां आके सारी क्लासेज अटेंड कीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे ध्यान ढंग से पढ़िए, आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। 4 घंटियां 6 8 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती। 4 घंटियां हैं जो अलग अलग समय यानी कि 6 8 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तो बताइए कि वे कब कब एक साथ बजेगी और 6 मिनट में कितनी बार बजेगी। वापस से अगली बार जो है 8 बजे के बाद कितने बजे एक साथ बजेगी, और 6 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो देखो आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है यहां पे। तो 6 8 12 और 18 का क्या लेना है? एलसीएम। इनका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा वो बताओ। तो 6 8 12 और 18 का एलसीएम लेते हो, तो देखो 6 8 12 18 का एलसीएम कितना आ जाता है? 2 का भाग 3 बार, 4 बार, 6 बार, 9 बार। फिर 2 का भाग 3 बार, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 9 का 9। अब देखो 2 का भाग जाएगा 3 1 3, और 9 का 9। फिर 3 का दोगे 1 1 1 3, और फिर 3 का दोगे 1 1 1, है ना? अब इनको गुणा करो, 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दुआ 72। तो इनका जो है आपका एलसीएम कितना आएगा? 72 सेकंड आएगा। अब देखो 72 सेकंड है, तो 72 सेकंड का मतलब क्या हो जाता है? 72 सेकंड है तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है 1 मिनट और 12 सेकंड के बराबर।
72 सेकंड किसके बराबर हो जाता है? 1 मिनट और 12 सेकंड के बराबर। इसका मतलब 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद में वो फिर से बजेगी, तो 12 बजे बजी है। तो अब 12 बजे के बाद में 1 मिनट और 12 सेकंड पे बजेगी, तो आपका टाइम जो है वो टाइम आएगा कि वो बजेगी 12 बज करके 1 मिनट और 12 सेकंड पर। कितने बजे एक साथ बजेगी? वो बजेगी सर 12 बज करके 1 मिनट और 12 सेकंड पे। तो आपसे पूछा कब एक साथ बजेगी, तो आंसर हो गया 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड। अगला है कि 6 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो देखो कितनी बार बजेगी, इसका मतलब 72 सेकंड आ गया, तो 72 सेकंड का भाग लगाओ 6 मिनट में, तो 6 मिनट का मतलब हो गया 6 गुणा 60। 6 गुणा 60 क्यों किया? क्योंकि इसको सेकंड में बदलोगे और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इसमें भाग लगाना है 72 का, 72 का भाग देना है, तो 6 से 72 कट जाता है 12 बार, 12 से 60 कट गया 5 बार। इसका मतलब 6 मिनट में कितनी बार बजेगी? 5 बार। हम यहीं पे गलती कर देते हैं और सीधा सा आंसर दे देते हैं, है ना? ठीक है, 6 मिनट में, है ना, तो हम दे देते हैं कि 5 बार बजेगी। अरे भैया पहली बार भी तो वो एक साथ बजी थी, इसका मतलब वो 6 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो आपका आंसर आएगा सर 6 मिनट में बजेगी पहली बार प्लस 5। आपका राइट आंसर होगा 6 बार। कितनी बार होगा? 6 बार होगा। जबकि हम गलती यही कर देते हैं कि 6 मिनट के अंदर 32 सेकंड के अंतराल पे बज रही है, तो 72 का भाग लगा दो, 5 बार गया, आप ऑप्शन में दिखता है, आप राइट करके आ जाते हो। जबकि पहली बार जब एक साथ बजी थी उसको भूल जाते हैं, तो एक वो भी जोड़ना, यानी कितनी बार बजेगी? 6 बार बजेगी। तो और अधिक जानकारी मैं एक बार आपसे फिर से शेयर कर देता हूं कि आप जो है किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जेल प्रेरी या रोडवेज विभाग की जो चालक और परिचालक की भर्ती, कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं या प्रत्येक भर्ती का सेपरेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से जो है आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और कोर्स खरीदें। और अभी जो है 3 जनवरी तक इसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है। मिलेंगे किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।